हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम आ गए हैं दोबारा से एक नई वीडियो लेकर के। आगे हम एमसीक्यू को कर रहे होंगे क्लास बीएससी के 6th सेम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड। ये आपके सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे भीमराव अम्बेडकर, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, सुरभारती यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन हमने दोनों पिछले वीडियो में दे चुके हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये बताया गया था कि एक नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते, यदि एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होती है। तो हमने सॉल्व करके बताया था, आया था हमारा आंसर कितना आया था बताइए। किसी पिछली लास्ट वीडियो देखी हो तो 19.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड आगे वाली वीडियो के बारे में। ओके चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कोई बता सकता है हमें? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के अनुसार हीलियम नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आपको पता है हीलियम नाभिक का मतलब क्या होता है? हीलियम नाभिक का मतलब होता है 2He4। यहाँ पे जो चीज़ होती है वो प्रोटॉन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, वैसे तो प्रॉपर तरीके से नहीं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। अच्छा, प्रोटॉन तो निकल गया है 2, न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? न्यूट्रॉन निकलते हैं, आपको एक बात बताऊं, केमिस्ट्री का सिंबल होता है ए और जेड। सॉरी गलत लग गया ये, जेड और ए। नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो आते हैं प्रोटॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो इधर एक बार 2He4 में 2 हो गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएंगे। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 न्यूट्रॉन आएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आगे नीचे वाले, तो इसमें प्रोटॉन 2 हो गए, न्यूट्रॉन 2 हो गए और इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। एक बार और समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से। तो समझिए 2He4 की हम बात करेंगे तो 2He4 में यहाँ पे प्रोटॉन जो है कितने होने वाले हैं? 2। इलेक्ट्रॉन जो है कितने होने वाले हैं? 2। और न्यूट्रॉन जो है वो कितने होने वाले हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं अब तुम बताइए मुझे, कैसे निकलेंगे भाई? आप सही बताइए। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 निकल के आएंगे हमारे न्यूट्रॉन। तो हमारा क्या कौन सा आंसर सही होने वाला? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक में कौन कौन होता है? नाभिक में पहली बात प्रोटॉन, ये ऑप्शन ही गलत है पूरा नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। एक्चुअली में इसका आंसर जो होना चाहिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। हाँ, अगर ये पूछता कि हीलियम परमाणु में क्या होता है तो हम कहते हैं कि भाई हीलियम परमाणु में 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सही हो पाता। अगर हम नाभिक की बात करेंगे तो नाभिक में केवल कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता तो नाभिक के लिए सही था आंसर। वैसे ही किसके लिए? हमारा नाभिक ना होकर के क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे? परमाणु होना चाहिए। परमाणु में होते हैं तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप नोट कर लेना आराम से। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अधिकांश पदार्थों में नाभिक में होते हैं। अधिकांश पदार्थों में क्या? सभी में। सभी में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक नाभिक में कि कौन से 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगेन हमारा आंसर यही है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रयोग में किन कणों का उपयोग करके परमाणुीय नाभिक की खोज की जाती है? परमाणुीय नाभिक की खोज हमने की है अल्फा कणों के द्वारा। आपको पता होगा हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था रदरफोर्ड के द्वारा जो किया गया था, उसमें हमने नाभिक की खोज की थी और रदरफोर्ड ने हमें नाभिक की परिभाषा भी दी है, जो किसके अनुसार दी है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार दी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको एक बात बता दूं मैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, थॉमसन कह लो, टॉमसन कह लो, जो आपका मन करे। प मतलब कि प्रोटॉन, रा मतलब कि रदरफोर्ड, ना मतलब कि न्यूट्रॉन और चा मतलब कि चैडविक। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, या फिर गोल्डस्टीन भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, और ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9th में।
रदरफोर्ड यहाँ प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड यहाँ गोल्डस्टीन ने की है और न्यूट्रॉन की खोज हमारी चैडविक ने की है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होने वाला है? द करेक्ट आंसर विल बी चैडविक। ओके, आगे के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, न्यूट्रॉन तक तो हो गया हमारा। परमाणु क्रमांक क्या बताता है? परमाणु क्रमांक बताता है, देखिए यहाँ पे सही से समझेंगे तो अभी मैं बता के आया हूँ ZXA, ये हमारा प्रोटॉन की संख्या होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक क्या बताने वाला है हमारा? परमाणु क्रमांक बताने वाला है कि नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। अभी बताया मैंने, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे हम बात करेंगे किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आप कहोगे भैया अभी तो आपने इलेक्ट्रॉन भी लिखवाया है, अभी बताइए। Na+ लिख रहा है, 11 होता है इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। क्यों है 10 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। 11 - के 1 बराबर के 10 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए हम केवल परमाणु क्रमांक ZXA, परमाणु क्रमांक को हम केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमेशा कहते हैं। हाँ, मैंने ये अभी थोड़ी पहले भी आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो सकता है, पर किस केस में नहीं हो सकता? इस केस में नहीं हो सकता जब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हो या किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हो। अगर हम ये कहते हैं, वैसे हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है, पर इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब इस पे प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 तो होंगे, 2 और ले लिए इसने तो कितने हो जाएंगे? 10। तो ऐसे कंडीशन में परमाणु क्रमांक केवल किसके बराबर होने वाला है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होने वाला है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आने वाला है? आपको तो ये बात बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे कि क्या आने वाला है। बताइए, हमारा नाभिक में परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या बताती है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है दोस्तों, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली, जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं। ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या, ये कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर रहने वाले कणों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये क्या है? हमारे न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो क्या बताते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या बताता है हमें? न्यूक्लियॉन्स को बताता है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या बताती है? उसमें उपस्थित रहने वाली न्यूक्लियनों की संख्या। क्यों? न्यूक्लियन किसको कहते हैं? नाभिक के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। एक नाभिक का, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा उसकी द्रव्यमान संख्या A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अभी बताया था। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ऊपर में से नीचे को माइनस कर लो। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने वाली है हमारी? A - Z। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, एक नाभिक की क्या होती है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, इसके बारे में बात चल रही है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इसके परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक क्या होती है? सदैव अधिक होती है, कभी भी कम नहीं हो सकती। परमाणु क्रमांक से कभी अधिक या कभी बराबर। हाँ, ये भी बात सही है। सॉरी भाई दोस्तों, गलत आंसर मिल गया आपको। इसका सही आंसर कीजिए। इसको आपको पता है 1H1 भी लिखा जाता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? परमाणु क्रमांक परमाणु भार बराबर है। और 2Ha4 भी होता है, मतलब परमाणु भार परमाणु क्रमांक से अधिक भी है। तो ये बात कही गई है, परमाणु क्रमांक से कभी तो अधिक होगी या कभी बराबर होगी। दोनों एग्जांपल आपको मिल चुके हैं। इस बात पे आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले दोस्तों के लिए और आपके फ्रेंडों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो हो सके। चलो हम आगे के लिए बात करेंगे। प्रोटॉन किस परमाणु का नाभिक है? आपको पता है प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? 1H1। यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में ऐसा कहते हैं नहीं होता। तो ये किसका नाभिक है? हाइड्रोजन का नाभिक है। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगी। आपको बताया मैंने 92 यूरेनियम 238 कैसे निकालने वाले हैं? 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 6, 4 और 1। देन करेक्ट आंसर विल बी 146। ओके, आगे समझते हैं। 92 यूरेनियम 238 नाभिक में से कौन से कण नहीं होते? इलेक्ट्रॉन नहीं होते भैया नाभिक में सर जी।
इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अभी तो आपने बताया था सर जी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं? नाभिक के चारों चक्कर लगाते हुए। जैसे हमारा ये नाभिक है तो इसके चारों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, पर नाभिक में नहीं पाए जाएंगे सर जी। तो आपको समझ में आ रहा है भैया क्या कह रहे हैं भैया? ओके। इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु में निम्न में से क्या नहीं होता है? हीलियम परमाणु में क्या नहीं होते हैं भाई? हीलियम परमाणु का मतलब क्या होता है? 2He4 होता है भैया। क्या होता है तो भैया? 2He4। तो हम बात कर रहे हैं 2He4 के बारे में। तो 2He4 में कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या नहीं होते? 6 न्यूक्लियॉन नहीं हो सकते। 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, पर 6 न्यूक्लियॉन तो हो ही नहीं सकते। 4 न्यूक्लियॉन है। ऊपर वाली संख्या को ही तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। फिर न्यूट्रॉन किसको कहते हैं? ऊपर में से नीचे को माइनस करके क्या निकलता है? हमारा न्यूट्रॉन निकल के आता है। ओके, आगे चल रहे हैं। न्यूक्लियॉन नाम दिया जाता है केवल हाइड्रोजन के नाभिक के लिए, न्यूट्रॉनों के लिए ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के लिए। आपको पता है ZXA कहते हैं, ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसको कहते हैं भाई न्यूक्लियॉन नाम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, चलो तो हम भैया आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, इसी बात पे हम आगे के लिए चल रहे हैं। और क्वेश्चन पढ़िए, किसी परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? आपको पता होगा रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पर, और भौतिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु भार पर। अब रासायनिक गुण का मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी। जैसे नींबू की केमिकल प्रॉपर्टी है खट्टाई। अगर हम बात करेंगे मिर्च की केमिकल प्रॉपर्टी है मिर्च, तीखा होना। अगर हम बात करेंगे नमक की केमिकल प्रॉपर्टी है कड़वा होना या फिर नमकीन होना। अगर हम बात करेंगे चीनी की केमिकल प्रॉपर्टी है चीनी की केमिकल प्रॉपर्टी है मीठा होना। अगर हम क्या करें, एक बोल में बूरा ले लें, एक में चीनी को पीस कर ले लें, और एक में हम नमक ले लें, तीनों सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद दिखाई देना मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। और जो दिखाई ना दे करके अगर हम किसी चीज़ में घोल करके देखें और अपनी प्रॉपर्टी शो करें, जैसे चीनी मीठा शो करेगी, नींबू खटाई शो करेगा, खट्टा शो करेगा। अगर हम बात करेंगे नमक तो नमकीन या कड़वा शो करेगा। तो ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो दिखाई देती है उनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने क्या कहा है, और परमाणु क्रमांक क्या बताता है? हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ये परमाणु भार बताता है हमारे फिजिकल मतलब कि भौतिक गुण के बारे में बात करता है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं। एक नाभिक के रासायनिक गुण को कौन बताने वाला है? नाभिक के उपस्थित प्रोटोनों पर। क्यों? क्योंकि हमारा पता है कि ZXA और नीचे वाले जो प्रोटॉन होते हैं परमाणु क्रमांक को तो क्या कहते हैं? हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर विल बी नाभिक में विद्यमान प्रोटोनों पर। ये क्या कह रहा है? नाभिक के बाहर कक्षीय इलेक्ट्रॉन पर। हाँ, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। बिल्कुल आंसर सही है। हाँ, ये दोनों ही सही है। यहाँ पे आपको बताऊं दोनों ही सही हैं, पर दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही होगा वो ये वाला होने वाला है। दोनों ही सही है, पर दोनों में से कौन सा सही होने वाला है ये। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 11Na23, ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हैं, तो यही तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने वाला है। पर ये लग रहा हो तो 11Na प्लस, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो कितने हो गए? 11, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर Na अलग है और Na प्लस अलग है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पे शो करने वाली है? कक्षीय इलेक्ट्रॉनों पर, जो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। इस वाली कंडीशन में तो दोनों सही है आंसर, पर ये वाली जब कंडीशन आती है तो दोनों बात अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए किस पर डिपेंड होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनों के गुण पर निर्भर करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए। एक ही तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न हो परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं। मतलब कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु परमाणु भार, गलत कह दिया मैंने, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? हमारे क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार, गलती तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ, गलती हो रहा है। एक ही तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न, मतलब जिनके परमाणु भार अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो,
परमाणु क्रमांक समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं, और जिनके परमाणु भार समान होता है वो समभारिक कहलाते हैं। जिनकी नीचे वाली संख्या समान होगी वो परमाणु क्रमांक, और जिनके ऊपर वाली संख्या समान होगी वो परमाणु भार। जैसे हम परमाणु क्रमांक का एग्जाम्पल लें तो 1H1, 1H2 और 1H3, तो ये सभी क्या परमाणु क्रमांक, ये है हमारे समस्थानिक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है। अगर यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे 7N14 और 6C14, अब दोनों में देखोगे परमाणु भार समान है, तो ये क्या है, समभारिक है, समस्थानिक नहीं है। ये देखने में एक जैसे हो सकते हैं परंतु इन दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि समभारिकों के भौतिक गुण समान होते हैं। चलो आगे की तरफ हम चलते हैं, और आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नाविक। समस्थानिक नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की। क्यों संख्या समान होती है, इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझिए कि मैंने आपको बताया है नीचे वाली संख्या समान होती है, और नीचे वाली तो प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है ना, क्या कहलाती है, प्रोटॉनों की संख्या। इसलिए क्या समान होने वाला है, प्रोटॉनों की संख्या। वे नाविक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन समान है तो क्या होगा हमारा, अगेन जिनके प्रोटॉन की संख्या समान है वो समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, केवल अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो ये कूलाम बल। कूलाम बल क्यों कह रहे हैं हम इस बात को मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कूलाम बल लगता है तो आवेशों के बीच में, और अल्फा कण भी क्या है, एक आवेश है जिस पे कितना आवेश होता है, +2e। तो अल्फा कण किसकी वजह से प्रकीर्णित, किसकी वजह से नाविक के पास जाके फैलते हैं। जैसे हमारा ये नाविक है तो इसके पास आके फैल रहे हैं, 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 क्योंकि इस पे भी प्लस का आवेश, इस पे भी प्लस का आवेश, तो एक दूसरे को क्या कहेंगे, प्रतिकर्षित। और आवेशों के बीच बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए हमारा आंसर कितना होने वाला है दोस्तों, प्रतिकर्षण बल, मतलब कि कूलाम का बल हो सकता है। ओके, आगे हम चल रहे हैं। सभी विषम नाविक अथवा सम द्रव्यमान संख्या वाले नाविकों का स्पिन कोणीय संवेग होता है H कट का पूर्ण गुणज। H कट का पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या हो गया इसमें, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एच कट का क्या होने वाला है, पूर्ण गुणज, क्योंकि हमें पता है कोणीय संवेग होता है। बोर कह के हमारा हमसे किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है इसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग क्या हो, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कितना होता है, mvr, किसका हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। और h/2π को हम क्या कहते हैं, h कट कहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, mvr = h कट। कोई दिक्कत है आप सभी को, कैसे भी नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहे हैं हम। एक नाविक की त्रिज्या की कोटि होती है। देखो हमें अभी पिछली बार अभी क्वेश्चन करके आए हैं तो हमें बताया था ये हमारी कोटि होती है 1 फर्मी। क्या होती है हमारी, 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 का मतलब कितना होता है, 2 जीरो, और 2 जीरो का मतलब 2 पावर। तो 15 में से प्लस के 2 पावर जाएंगे तो कितने बचेंगे, -13 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, -13 सेंटीमीटर बचेगा। क्यों किया मैं सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी आंसर हमारे किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सॉरी कितने आएगा हमारा, इसलिए आंसर -13 सेंटीमीटर आने वाला है, क्योंकि 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो का मतलब 2 पावर होने वाली है। तो 10⁻², 15 में से 2 जाएंगे तो -13 सेंटीमीटर बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलो हम आगे के लिए बात कर रहे हैं और आगे चलते हैं। परमाणु की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। अब परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, आगे देखो भाई, नाविक की हमने बताई अभी आपको, नाविक के लिए हमने बात बताई है। नाविक के लिए कितना होता है, 1 फर्मी, और 1 फर्मी का मतलब कितना होता है, 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे परमाणु की, तो परमाणु का होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻,
8 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई दोस्तों? तो इसलिए परमाणु की कोटि कितनी होने वाली है? माइनस के 8 सेंटीमीटर होने वाली है। नाभिक का व्यास कितना होता है? अगेन माइनस के 13 सेंटीमीटर में भाई दोस्तों आंसर आएगा। अभी बता के आए हम, ये लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं नाभिक के लिए। अच्छा, नाभिक का आकार की कोटि कितनी होती है? अगेन 10 की पावर माइनस के 15 मीटर आने वाला है। नाभिक की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या का मात्रक कितना होता है, इस पर हम बात करेंगे अब नया। तो नाभिक की त्रिज्या का मात्रक कहाँ लिख रहा है? नाभिक की त्रिज्या का मात्रक होता है फर्मी। अभी बताया ना मैंने आपको कि भाई नाभिक की त्रिज्या किस में नापी जाती है? हमारी फर्मी में नापी जाती है। एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के बराबर होता है। एक ही जैसे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले आपके दोस्तों की और की भी हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी थोड़ा सा आपकी वजह से ही ग्रोथ कर सके। इतनी तो मैं आपसे पे फीस ले ही सकता हूँ कि आप बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करके रखें इसको, और आगे आने वाली वीडियो को भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी BSc, MSc, IIT JEM, नेट JRF से रिलेटेड वीडियो भी अपकमिंग आपके फ्यूचर में आने वाली है, और जिससे कि आपके फ्यूचर की एक नई पहल, एक नई उड़ान आपके लिए एक तैयार होने वाली है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, तो हम बात करें नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे तो नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सुनो, R, कौन सा पेन सेलेक्ट हो रहा है? R इक्वल्स टू R0 ए की पावर 1/3। यहाँ पे R0 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर होती है। और ए क्या है यहाँ पे? परमाणु भार। ए क्या है यहाँ पे? परमाणु भार है। तो दोस्तों हमने क्या कहा है? नाभिक की त्रिज्या लगभग होती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, माइनस के 15 ए की पावर 1/3 मीटर। कोई दिक्कत है? नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर कैसे करती है? R समानुपाती ए की पावर 1/3। नाभिक की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती किसकी होती है? अभी बताया मैंने, R समानुपाती ए की पावर 1/3। तो ये आंसर है हमारा, बताने की जरूरत ही नहीं है। नाभिक का आयतन और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है ये बताया जाता है। हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जैसे अल्फा करण प्रकीर्णन प्रयोग किया है नाभिक के लिए, रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बारे में तो आपको खूब अच्छे तरीके से पता होगा, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, और फिर क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिर क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, BSc सेकेंड सेम में आई थिंक पढ़ाया जाता है, 4th सेम में तो पढ़ाया ही जाता है, 5th में भी पढ़ा होगा आपने, 5th में नहीं पढ़ा तो 6th में पढ़ा होगा। क्या कहा जाता है? रदरफोर्ड ने बताया था आयतन जो है उसके परमाणु भार के समानुपाती होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है? V समानुपाती A। और यहीं से हमारा त्रिज्या का ही फॉर्मूला निकला है, देखो नहीं तो चेक करो, 4/3 पाई R³ समानुपाती A। तो R³ बराबर कितना आने वाला है? A, क्योंकि ये तो हमारा नेतांक है, और समानुपाती क्या काम करता है? नेतांकों को खाने का काम करता है, नेतांकों को खाने का काम करता है। इसलिए क्या कर लिया होगा? हमारा समानुपाती नेतांक खा लिया होगा। तो R³ समानुपाती A, तो R समानुपाती A की पावर 1/3। तो आयतन और त्रिज्या दोनों बात हमारी क्लियर हुई आप सभी को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम। किसी नाभिक में उपस्थित द्रव्य का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही नहीं करता दोस्तों, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हमारा ये वाला आंसर आपका होने वाला है। कैसे नहीं करता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर के m/v, m/v, और m क्या है? द्रव्यमान, पूरे नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अब एक नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं? A बताया था ना मैंने आपको, आप शायद भूल गए होंगे। यहाँ पे ZXA, A क्या है यहाँ पे? परमाणु भार, और परमाणु भार को क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? टोटल A। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? M। तो टोटल कितना हो जाएगा? Ma। भाई एक का M है, A का कितना होगा? Ma। तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लगाएंगे? Ma। और V की जगह क्या लगाने वाले हम? 4/3 पाई R³ Ma 4/3 पाई, और R की वैल्यू कितनी आने वाली है? R0 A की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों कितना आने वाला है? Ma, और A का फॉर्म, A की जगह A आएगा, 4/3 आएगा पाई, R0 का कितना आएगा? Q इंटू A, ये आ जाएगा ना। और इससे क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे A है ही नहीं, A है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? A की पावर
0 के लिए हम बात कर रहे होंगे। तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए चलते हैं। ओके, नाविकों का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग अभी मैं बताया था आपको। कोणीय संवेग क्या होता है हमारा, कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है h/2π का पूर्ण गुणज। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला हमारा h/2π। नहीं होता समकोणीय, अच्छा समकोणीय चक्रण की बात हो रही है। समकोणीय चक्रण, सम नाविकों का चक्रण कोणीय संवेग नहीं होता या होता है। इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों नहीं होता, नहीं होता है होना चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, केवल क्या होता है h/2π होता है। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग होता है। प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में लगभग 136 गुना होना चाहिए दोस्तों। क्यों होना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि प्रोटॉन के जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है कितना दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा छोटा है। कितने गुना छोटा है, तो हम जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा 2836। लगभग कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई अप्रॉक्स बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 10⁻36 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सॉरी, इतना होता है। कहीं कहीं 40 भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, पर लगभग इतना होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा आने वाला है आंसर 10⁻36 गुना आने वाला है। गोलाकार नाविक का चतुर्द्विध्रुव होता है, गोलाकार नाविक का चतुर्द्विध्रुव हमेशा शून्य आके होकर के आता है। चतुर्द्विध्रुव कितना आता है, हमेशा शून्य होता है। जैसे एक वृत्त पर, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब कि दो ध्रुव, दो आवेश। वैद्युत ध्रुव की बात करेंगे तो दो आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। एक आवेश होगा हमारा पॉजिटिव और एक आवेश होगा हमारा नेगेटिव, और हमेशा द्विध्रुव ध्रुव की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके लिए द्विध्रुव इधर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम के आ जाएगा, अब द्विध्रुव किधर हो जाएगा ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो घट करके कितना आंसर आएगा 0। ऐसे आएगा P1 माइनस के P2 बराबर के। अब पहले का भी आंसर P है और दूसरी का भी P है, तो घट का आंसर कितना आने वाला है दोस्तों P0 आने वाला है। कितना आने वाला है P नेट बराबर के 0 आने वाला है। तो ये तो हमने वृत्त की बात बताई है। ऐसे ही हम गोले की बात करेंगे तो ठीक सामने वाली स्थिति की वजह से चतुर्द्विध्रुव ले लो या वैद्युत ध्रुव ले लो, दोनों ही हमेशा क्या होने वाले हैं, शून्य होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक नाविक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक प्रोटॉन के चारों एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूमने की वजह से उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तब भी 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति की विपरीत स्थिति बनेगी जिन पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण या चतुर्द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, जो कि एक दूसरे को कट करके क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। चलो हम आगे चलते हैं। ड्यूट्रॉन का चतुर्द्विध्रुव कितना होता है, ड्यूट्रॉन धनात्मक आवेश है तो इसका धनात्मक ही होने वाला है, क्या ही बात करनी है इसके लिए हमें, सभी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। नाविक का चतुर्द्विध्रुव कितना होता है, नाविक का चतुर्द्विध्रुव एक सदिश राशि है, ये बात कही है हमसे। एक किसी नाविक में धनात्मक आवेश का वितरण स्पिन अक्ष के परितः फैला होगा गोला, तब चतुर्द्विध्रुव का मान कितना होगा, चतुर्द्विध्रुव का मान यहाँ पे होगा 0 से ज़्यादा, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे हम कभी चतुर्द्विध्रुव की आपको डेरिवेशन कराएंगे तो सारी चीज़ों के बारे में एक साथ लिखवा देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है फिजिक्स का, जिससे रिलेटेड हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। ओके, किसी नाविक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या उस नाविक के द्रव्यमान संख्या की बराबर होती है। आपको पता होगा, मैंने बहुत देर से बताता आ रहा हूँ, ZXA, और एक हम कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या कहा हमने, किसी नाविक में विद्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, संख्या नहीं, द्रव्यमान पूछा है दोस्तों। आपको पता है द्रव्यमान क्षति कॉन्सेप्ट आता है, द्रव्यमान क्षति में कहा जाता है नाविक के अंदर रहने वाले कण, मतलब न्यूक्लियॉन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है। द्रव्यमान क्षति का मतलब ये है कि जिससे नाभिक बना है, जिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से नाभिक बना है, जैसे हमने 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन लिए, एक प्रोटॉन 1 किलो का है तो 10 प्रोटॉन 10 किलो के हो गए। सेम 10 हमने न्यूट्रॉन लिए, एक न्यूट्रॉन 1 किलो का, 10 न्यूट्रॉन 10 किलो की, 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन, मतलब 10 किलो न्यूट्रॉन 10 किलो प्रोटॉन मिले और मिलने में एक दूसरे को बांधने की कोशिश की तो बांधने में कुछ ऊर्जा खर्च हो गई, कुछ द्रव्यमान खर्च हो गया, तो होना चाहिए था 20 और मान लो रह गया 18, तो कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई? 2 किलो की कमी आ गई, जो कि ऊर्जा में बदल गई प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने के लिए। तो हमने क्या कहा था, 20 हमारे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान था और नाभिक का द्रव्यमान कितना निकला? 18 किलो। इसका मतलब 2 किलो की द्रव्यमान क्षति आ गई। इसका मतलब न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? जब न्यूक्लियन नाभिक को बनाते हैं तो एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं। जब एक दूसरे को बांधने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऊर्जा खर्च होगी और कुछ ऊर्जा जो खर्च होगी वो किसके रूप में संचित होगी? बंधन ऊर्जा के रूप में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने की ऊर्जा के रूप में। इसलिए हमारा दोस्तों हमेशा नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से हमेशा अधिक होता है। चलो हम आगे चल रहे हैं। अब आज हम 50 तक कराएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराए होंगे। ऐसे हम इसकी छोटी छोटी 4 वीडियो देंगे जिससे कि आप भी आसानी से इसको पढ़ सकें और हम भी आगे बढ़ सकें। ओके, अब हमने क्या बात की है, किसी परमाणु की द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति क्या कहलाती है? हमारी नाभिक के बंध हेतु ऊर्जा परिवर्तन में आवेशित द्रव्यमान। आपको बताया था मैंने अभी दोस्तों, अब ध्यान हो तो कि 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, मतलब 10 किलो प्रोटॉन 10 किलो न्यूट्रॉन एक दूसरे को बांधेंगे, होना चाहिए 20 किलो, पर एक दूसरे से बांधने के चक्कर में ऊर्जा के रूप में द्रव्यमान खर्च हुआ और रह गया 18 किलो। तो 2 किलो खर्च हुआ ना, 2 किलो खर्च हुआ ना, किसकी वजह से खर्च हुआ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने की वजह से। इसलिए यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा आएगी वो कितनी आने वाली है? 2 केजी द्रव्यमान की वजह से आने वाली है, जिसको हम क्या कहने वाले हैं? बांधने की आवश्यक ऊर्जा। एक नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती है द्रव्यमान क्षति के बराबर। जितनी ज़्यादा द्रव्यमान क्षति होगी उतनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी, उतना ही ज़्यादा हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जब भी नाभिक को खोलना पड़ेगा। और आगे एक AMU, AMU को कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो कि हमारी नाभिक की ऊर्जा को मापने के लिए द्रव्यमान उपयोग किया जाता है। ये एक AMU जो आता है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम ऊर्जा में बात करें, और 1.6 × 10⁶ होता है वैसे, × 10⁻27 kg, या फिर 1.6 × 7 × 10⁻⁴ 24 ग्राम के लगभग बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो हम आगे 60 तक कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो मैं कराई दूँ, क्या ही वो करना है इनमें। देखिए एक AMU किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया। अच्छा, AMU की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। AMU का मतलब होता है कार्बन परमाणु C12 के 12वां भाग। C12 का 12वां भाग क्या कहलाता है? एक AMU कहलाता है। कितना आता है ये? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 1.67 × 10⁻27 kg निकल के आता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारा आंसर क्या होने वाला है? ये वाला। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, नाभिक का द्रव्यमान ये है, तो उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी? पहले तो आप द्रव्यमान क्षति निकालना सीखिए। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्षति में पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? MP। कितने प्रोटॉन है? Z। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? Mn। कितने न्यूट्रॉन है? A-Z। बहुत देर से बताते आ रहा हूँ कि भाई ZXA में हमारा न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? A-Z करके। माइनस, ये तो हो गया नाभिक का द्रव्यमान, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कितना है? M। ये होगी हमारी द्रव्यमान क्षति। बंधन ऊर्जा कैसे निकलती है? ΔMc² से। ΔM की वैल्यू कितनी है? ZMP + K A-KZ Mn -M × C²। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी बताइए कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? आंसर नंबर B है।
ओके दोस्तों, आज हम इतने पे एंड कर रहे हैं। ओके प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल। राधे राधे।